देखिए, सबसे पहले तो आज मेरा सौभाग्य है कि 15 अगस्त को हमें पटना में आने का मौका मिल गया। सुबह हमने लाल किले पे झंडा फहराए। हम नरेंद्र मोदी जी 13वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराए हैं और ये 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसमें हम भी 13वीं बार भाग लिए सांसद के रूप में। और आज जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो कि 2014 के पहले जिस स्पीड से काम होता था, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, चाहे सड़कों के क्षेत्र में, चाहे एयरपोर्ट के क्षेत्र में, चाहे गांव-गांव सड़क बनाने के क्षेत्र में, उसमें 4 गुना से 20 गुना ज्यादा वृद्धि आई है। आज ये प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक डिटेल्स दिया। और दूसरा, उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि हमारे जो युवा हैं वो इस देश को वही 2047 तक विकसित बनाएंगे। और उसका एक पार्ट ये भी था जो आज आप बात कर रहे हैं कि जो लोग दिमागी नक्सली हैं, दिमागी नक्सली लोगों से देश को सावधान भी रहना है। दिमागी नक्सली लोग कौन हैं, अब ये चर्चा का विषय बनेगा। तो मैं तो मानता हूं कि दिमागी नक्सली वो लोग भी हैं जो लोग पूरा संसद सत्र नहीं चलने दिए। आप सोचिए, जिस संसद को चलने में इतना खर्चा होता है, देश के लोगों का पैसा खर्च होता है, वो संसद एक दिन भी नहीं डिस्कशन हो पाया। एक दिन जब हुआ, पेपर लीक पे कड़ा कानून हम लोगों ने बनाया, तब उस दिन राहुल गांधी जी गाली देने लगे सदन में। आपने सुना, उसको अध्यक्ष ने स्पंज कर दिया, इसलिए मैं वो नहीं बोल सकता। लेकिन दिमागी नक्सली, अब क्या है, बंदूकधारी नक्सली तो खत्म हो गए। तो दिमागी नक्सली जो लोग बने हैं, जो दिल्ली में तो प्रोटेस्ट करवा देते हैं, केंद्र सरकार 4 कदम आगे बढ़ के उनसे बात कर लेती है, लेकिन वही जब झारखंड में जाते हैं तो उनको लाठियों का सामना करता पड़ता है, लाइट बंद कर करके मारा जाता है। तो ये इसके बीच हमें डिसाइड करना है कि आज प्रधानमंत्री ने अगर लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली प्रयोग किया तो उसका इशारा क्या है और ये देश 2047 तक विकसित कैसे होगा, इस सभी लोग मिलकर के प्रयास। सर, लेकिन आज के कार्यक्रम में राहुल गांधी और खड़गे नहीं पहुंचे सर। मैं सुबह से जब मैं वहां पहुंचा हूं आज लाल किले पर, तो मेरी नजर हमेशा उसी पे थी, क्योंकि उन लोगों की आगे कुर्सी लगती है। वो नेता प्रतिपक्ष है ना, तो उनके लिए स्पेशल चेयर लगती है राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे, इवन खड़गे जी तक नहीं पहुंचे, सोनिया जी भी नहीं पहुंची। और दूसरी तरफ जब वो लोग अपने कार्यालय में जब वंदे मातरम हो रहा था, तो वंदे मातरम पूरा जब होने लगा, क्योंकि अब तो पूरा वंदे मातरम गाना है, तो एक ऐसा दृश्य आया है जिसको आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराने, जैसे ही ये हुआ कि तुम्हारे ही प्रतिमा गौड़ी मंदिरे मंदिरे, ये लाइन जैसे ही आया, सोनिया जी परेशान, खड़गे जी परेशान, आदमी दौड़ रहा है, तो कुछ इशारे हो रहे हैं। तो किसी ने यही कहा होगा कि देखो अब तो शुरू हो गया, बंद कराओगे तो बहुत फजीता होगा। लेकिन जो वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकता, जो राष्ट्रगीत है, वो भाजपा ने नहीं बनाया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने बनाया। और वो कब आया? वो 1925 में 1925 में बना और आजादी के साथ उसको राष्ट्रगीत गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी सबने स्वीकार किया। और ये कहते हैं कि हम इसको नहीं गा सकते हैं, इसको नहीं परेशानी में डाल रहे हैं। तो ये सब कुछ दिखाता है कि देश के लिए कम से कम मोदी जी को जितना बुराई करना हो कर लो, जो मनोज तिवारी को गाली देना है दे लो, लेकिन देश को तो मत गाली दो, ये मैं प्रार्थना। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है सर कि मनोज तिवारी फ्रॉड और बरसाती मेढक है, वो चुनाव के दौरान प्रचार करने से लगातार विवाद बना है। देखो, अब ये भाषा हमारी तो नहीं हो सकती। जो जीतने के बाद झुकता है वो संस्कारी होता है।
आज जो जीतने के बाद भी गाली दे वो अहंकारी होता है। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो उनको बधाई देंगे, चलो आप जीते हो, हम जनादेश स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने भी सुना प्रशांत किशोर जी की भाषाएं, मैं हैरान हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस मनोज तिवारी ने कम से कम 1000 से ज्यादा कलाकारों को मंच दिया है, जिस मनोज तिवारी ने देश दुनिया में बिहार का हर जगह परचम लहराया है, एक चुनावी बात को लेकर के जीतने के बाद भी तुम अपशब्द बोलते हो आप। तो मैं देखो, चुनाव में तो हम लोग जो भी कहना, चुनाव की बात चुनाव में है, लेकिन चुनाव के बाद भी प्रशांत किशोर जी के मुंह से मनोज तिवारी के लिए गाली, मैं उसको बिहार के लोगों पर छोड़ दूंगा, क्योंकि हम तो संस्कारी बिहारी हैं, हम इस तरह की भाषा नहीं प्रयोग कर सकते। वो जीते हैं, बांकीपुर का ध्यान रखें, उनको बधाई। उन्होंने कहा है सर कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय दे, नहीं तो जनता दौड़ा कर मारेगी उनको। देखो, अब तो मुझे बोलना पड़ेगा, भरत तिवारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका तो इन लोगों को अपना आंदोलन करना चाहिए था, उसकी बात को रखना चाहिए था। ये लोग तो भरत तिवारी की फोटो घुमा घुमा के प्रचार कर दिए, और भरत तिवारी की मां को सम्राट चौधरी जी से मिलाने का काम मनोज तिवारी किया, इसलिए आप उस मां को गाली दे रहे हो। वो मां कहती थी एसडीएम को सस्पेंड करो, हमने सस्पेंड कराया। वो मां कहती थी डीएसपी को, परिवार कहता था डीएसपी को वहां से हटाओ, सस्पेंड करो, हमने लाइन हाजिर करवाया। वो मां कहती थी जिसने गोली मारी उस पर न्यायिक जांच हो, उसको हमने गिरफ्तार करवाया। वो मां कहती थी कि हमको न्याय चाहिए, अब हम भरत तिवारी को वापस तो नहीं ला सकते, उसके अलावे सब कुछ करेंगे उस परिवार के लिए। और जो लोग ये जो भी प्रशांत किशोर जी को बोलिए कि अभी तो उन्होंने उस मां पर ऐसा आरोप लगा दिया कि बिहार का आदमी सुनेगा तो उसको कितना शौक लगेगा कि आप भरत तिवारी की मां को बिकाऊ बोल रहे हो। आपने प्रशांत किशोर जी भरत तिवारी की मां को तो न्याय नहीं दिलाया, उनको चुनाव में प्रयोग कर लिया आपने। भरत तिवारी की फोटो लेके घूम के आप चुनाव भी जीत गए, चलो कोई बात, लेकिन भरत तिवारी की मां को आप बिकाऊ बोल दिए। अब जाकर के सम्राट चौधरी जी ने उनको आर्थिक सहायता और उनके एक परिजन को नौकरी भी कर दिया। न्याय किसको बोलते हैं, जरा उनसे परिभाषा पूछा जाए। मैं आज मैं बोल के जवाब नहीं देना चाहता, मैं एक्शन से जवाब देना चाहता हूं। चुनाव में हार जीत एक बात है, मगर भरत तिवारी के परिवार को आज जिस न्यायप्रियता और संवेदनशीलता से सम्राट चौधरी जी ने एड्रेस किया है, मेरे मन में सम्राट चौधरी जी के प्रति बहुत सम्मान बढ़ गया पहले से भी। वो हमारे हमेशा नेता हैं, हमारे प्रिय भाई हैं, और मैं आज उनको स्पेशली थैंक्स करने जा रहा हूं। अभी मैं 7:15 बजे उनसे मिलूंगा इस बात के लिए कि आपने पूरे बिहार के अपराधियों के खिलाफ जो आपने कदम उठा रहे हैं उसका भी धन्यवाद, और भरत तिवारी के मामले में जो संवेदनशीलता दिखाई उसका भी धन्यवाद। बिहार का बच्चा बच्चा, हमारा समाज, सब कोई आज भरत तिवारी के मामले में सम्राट चौधरी को धन्यवाद दे रहा है कि सम्राट चौधरी जी ने उसको न्याय दिया। और ये मनोज तिवारी को क्रेडिट नहीं जाता है, ये क्रेडिट जाता है सम्राट चौधरी। बंटी यादव के परिवार को भी न्याय दिलवाइएगा। सेक्स रैकेट मामले में उजागर वो किए थे जिसके वजह से अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। क्या सिर्फ भरत तिवारी के लिए न्याय कर आप भाई बंटी तिवारी नहीं, बंटी यादव के लिए हर मुद्दे पे न्याय होगा। अब ये लोग, जो लोग बिहार में जो भी नेतागण हैं, वो इस मामले को कितना उठा रहे हैं, कहां रख रहे हैं? क्या उनको मंत्रियों से बात करके नहीं करनी चाहिए? मतलब दिल्ली का सांसद होते हुए मनोज तिवारी सब कुछ वही करेगा? आप भैया, आप इस बात को समझें। लेकिन अभी हमको तो आप किसी ने बताया नहीं बंटी यादव के बारे में, केस के बारे में। अगर हमको कोई बताता है तो हम उस पे भी उसको क्या सिचुएशन है अवश्य करेंगे, उसके न्याय के लिए कदम बढ़ाएंगे। और आपको एक जानकारी आज बता दूं मैं
कि मैं भरत तिवारी जी से के परिवार से उस दिन नहीं मिला जब मैं यहाँ आया था, उनको मिलवाया था। मैं उसके पहले भी 15 दिन पहले दिल्ली में मिल गया था। लेकिन मुझे इस सब मुद्दों पे हमें सोशल मीडिया पे चमकाने का हमारा स्वभाव नहीं है। हमने किसी को नहीं बताया। जब प्रशांत किशोर जी ने कहा तब हमने उनको वो फोटो रिलीज कर दी कि प्रशांत जी आपकी सोच में हमारी सोच में बहुत अंतर है। मैं तीसरी बार सांसद हूं, आप जीवन में पहली बार एक चुनाव जीते हो, वो भी दोबारा क्या होगा बांकीपुर से। जो आपकी भाषा है वो तो बांकीपुर स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी मैं तब नहीं बताया, अब बताया। और सम्राट चौधरी का बड़प्पन देखिए, वो चाहते तो उसी दिन आर्थिक सहायता और उनको नौकरी की बात करके वो चुनाव में लाभ ले सकते थे, लेकिन सम्राट ने इसको चुनावी लाभ से नहीं देखा। माननीय सम्राट चौधरी ने उसको समय के साथ, न्यायिक प्रक्रिया के साथ वो काम कर रहे हैं। ये बात समझने के लिए बड़ा दिल चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।